इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 और इनको सॉल्व करने के बाद इससे रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 3A के सॉल्व हो जाएंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो एक्सरसाइज 3.1 में हमने सिचुएशंस को यानी पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना सीखा था, सॉल्व करना नहीं सीखा था। यहाँ पे हम रिप्रेजेंट भी करेंगे और उसके बाद फिर वहाँ से हम आंसर्स भी फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ 1, 10 students of class 10 took part in mathematics quiz. If number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. ध्यान से देखेंगे सॉल्यूशन इसके। Exercise 3.2. First of question number 1. 10 students of class 10 took part in mathematics. If the number of girls is 4 more than the number of boys, number of girls is 4 more than the number of boys, let the number of boys equals to x से और नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएंगे द नंबर ऑफ गर्ल्स, ये मान लेते हैं हम y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स यानी सम ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इक्वल्स टू 10, x प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू 10। इसको हम जनरल फॉर्म में लेके आ जाते हैं। ये हो गया x प्लस वाई, 10 इधर आके हो गया माइनस 10 इक्वल्स टू 0 और ये होगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अगेन फिर नेक्स्ट में क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, तो ये हो गया बॉयज़ के नंबर और यहाँ पे हो गए गर्ल्स के नंबर। कह रहे जो गर्ल्स हैं वो लड़कों के कंपेरिजन में 4 ज़्यादा हैं, यानी नंबर ऑफ बॉयज़ में हमने यहाँ पे 4 ऐड कर दिए। इसको भी जनरल फॉर्म लिख लेते हैं, एक्स वाई इधर आके हो गया माइनस वाई प्लस 4, वैसे ही लिख लिया हमने इक्वल्स टू 0 और ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब कोऑर्डिनेट्स पेयर के लिए कॉलम तैयार कर लेते हैं फॉर इक्वेशन फर्स्ट। क्या है फर्स्ट इक्वेशन हमारा x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0 और फिर एक दूसरा कॉलम तैयार करेंगे सेकंड इक्वेशन के लिए फॉर इक्वेशन सेकंड एंड द सेकंड इक्वेशन इज x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0। और जो ग्राफ पेपर पे प्रैक्टिस करें तो ग्राफ कॉपी छोटी वाली ही लेंगे कि एग्ज़ाम में जो ग्राफ पेपर मिलते हैं वो छोटे वाले ग्राफ कॉपी के पेपर्स मिलते हैं, तो प्रैक्टिस इसी पे करेंगे, बड़े वाले कॉपी पे नहीं। अब इसको डिवाइड कर लेंगे 4 पार्ट्स में। जो फर्स्ट वाला पार्ट होगा उसको हम थोड़ा सा बड़ा रखेंगे क्योंकि यहाँ पे x या फिर y एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में भी एक्सप्रेस करना होता है। अब बाकी जो पार्ट्स बच गए इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं जहाँ पे हम 3 पेयर्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हो गया x और y, यहाँ पे भी x का वैल्यू नोट करेंगे और y का वैल्यू नोट करेंगे। जरा रिलेट कर लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन के लिए। अगर हम y को x के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस करें तो y इक्वल्स टू x के रिस्पेक्ट में ना, तो y को रोकते हैं यहाँ पे माइनस 10 इधर आके हो गया प्लस 10, x जो यहाँ पे ऐड हो रहा है इधर आके हो गया सब्ट्रैक्ट और ये हो गया हमारा y का वैल्यू। सो y को लिख सकते हैं हम 10 माइनस एक्स। वैसे ही नीचे y को अगर हम एक्सप्रेस करना चाहें x के रिस्पेक्ट में तो y इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, इधर आके हो गया ऐड, यहाँ पे बचा x प्लस 4। नोट करते हैं वैल्यूज़ को 10 माइनस एक्स एंड
y इक्वल्स टू 10 माइनस 6, और सेकेंड केस में y का वैल्यू हो गया x प्लस 4। अब बारी बारी से वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू लेते हैं 4, तो y का वैल्यू कितना हो गया 10 माइनस 4 6। अगर हमने यहाँ पे ले लिया 5, ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 5 5। अगर हमने यहाँ पे ले लिया 8, तो ये कितना हो गया 10 माइनस 8 2। आ जाते हैं नीचे की तरफ। अगर हम यहाँ पे वैल्यू लेते हैं 0, तो y का वैल्यू 0 प्लस 4 दैट इज़ 4। अगर हमने यहाँ पे ले लिया वैल्यू 2, ये कितना हो गया 2 प्लस 4 6। अगर हमने यहाँ पे ले लिया 4, तो ये होगा 4 प्लस 4 8। पेयर्स हो गए थे यार। अब ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ग्राफ में पेंसिल के बजाय ब्लैक पेन से ड्रॉ करूँगा ताकि वो क्लियर विजिबल हो। आप सारे पेंसिल से ही ड्रॉ करेंगे। तो सारे वैल्यू पॉजिटिव यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे वैल्यूज आ जाएंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम ज़्यादा एरिया देंगे और बाकी जो 3 क्वाड्रेंट्स बच गए उनको बचे हुए एरिया में शिफ्ट कर देंगे। सो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस डैश इज दैट इज एक्स डैश ओ एक्स से, और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, और ये हो गया वाई ओ वाई डैश। मार्क कर लिया हमने 1 BD पे। मैक्सिमम वैल्यू वहाँ पे चेक कर लेंगे कितना जा रहा है। मैक्सिमम जा रहा है 8। तो अगर 1 BD को 1 यूनिट से रिप्रेजेंट करेंगे तो सारे ही नंबर्स आ जाएंगे ग्राफ पे। लेबल कर लेते हैं इसको। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2, ऊपर हो गया 1 सारे वैल्यू पॉजिटिव 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नीचे हो गया -1 -2 -3। अब कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं। 4 6 4 ये हो गया आपका वैल्यू और ऑर्डिनेट हो गया 6 ऊपर यहाँ पे आ गए। कोऑर्डिनेट्स अभी नहीं लिखेंगे। 5 5 5 और 5 ये रहा। फिर नेक्स्ट है 8 2 8 और 2। अब कोऑर्डिनेट्स मेंशन कर देंगे। 8 2 ये हो गया 5 5 और ये था 4 6 के लिए। ज्वाइन कर देंगे लाइन को, इन डॉट्स को। लाइन थोड़ा सा तिरछा हो गया यहाँ पे, इसलिए इसने डॉट को टच नहीं किया। सारे ही डॉट्स एक दूसरे से टच हो जाएंगे, यानी कोलिनियर पॉइंट्स थे ये। इसको और एक्सटेंड कर देते हैं आगे की तरफ। और यहाँ पे जिस इक्वेशन के हमने ड्रॉ किया था, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए था ना, x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0। फिर सेकेंड इक्वेशन के लिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 0 4, तो 0 ये रहा, 4 आ गए हम यहाँ पे। फिर 2 6 2 और 6 यहाँ पे मिला। फिर नेक्स्ट है हमारा 4 8 4 ये रहा, 8 यहाँ पे मिला। कोऑर्डिनेट्स नोट कर लेंगे। 4 8 ये हो गया 2 6 और ये फर्स्ट वाला था 0 4। लाइन को ज्वाइन कर लेंगे। ग्राफ पे दोनों तरफ एक्सटेंड कर देंगे और यहाँ पे इक्वेशन लिख देते हैं। ये था सेकंड इक्वेशन, x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0 के लिए। जहाँ पे ये इंटरसेक्ट होगा ना, वही हो गया हमारा आंसर। इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। सपोज ये हो गया पॉइंट P। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे यहाँ से y एक्सिस पे, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे x एक्सिस पे।
तो इस p का कोऑर्डिनेट कितना आया, इस p का कोऑर्डिनेट है 3, 7, यानी फर्स्ट वाला एफ से यानी x का वैल्यू हो गया 3 और y का वैल्यू हो गया 7, यानी गर्ल्स है 7 और बॉयज़ हैं 3। कह रहा था क्वेश्चन कि गर्ल्स जो है बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, देयरफॉर ये नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे, मैं टर्न नहीं कर रहा हूँ, यहीं पे मेंशन कर देता हूँ। नंबर ऑफ बॉयज़ यानी x का वैल्यू ये आ गया 3 एंड देयरफॉर नंबर ऑफ गर्ल्स जिसको हमने माना था y, और y का वैल्यू यानी ऑर्डिनेट वैल्यू कितना है यहाँ पे 7, और ये हो गए आंसर। फिर ग्राफ में सबसे ज़रूरी चीज़ स्केल, स्केल नोट करेंगे। ऑन x एक्सिस 1 बिग डिवीज़न को हमने कितना माना है 1 यूनिट, और y एक्सिस पे भी 1 बिग डिवीज़न को हमने रिप्रेजेंट किया है 1 यूनिट से। हो गया रिप्रेजेंटेशन और आंसर भी फाइंड आउट कर लिया हमने। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. इक्वेशन में तैयार करके कॉलम्स भी बना देता हूँ, ग्राफ खुद से प्लॉट करेंगे वैसे ही, और जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आंसर हो जाएगा। सो ये रहा सेकंड, एक पेंसिल की कॉस्ट को मान लेते हैं हम ₹X और एक पेन को कॉस्ट को हम मान लेते हैं ₹Y। लेट the cost of 1 pencil equals to X rupees and the cost of 1 pen that is equals to Y rupees according to question। 5 pencils, तो एक पेंसिल कॉस्ट X रुपीज़ है ना, 5 के लिए कितना हो गया 5X, और 7 पेन्स तो ऐड करते हैं प्लस 7Y, और दोनों का सम आ रहा है ₹50। इसको जनरल फॉर्म में लेके आते हैं, ये हो गया 5X प्लस 7Y, 50 इधर हो गया -50 इक्वल्स टू 0, और ये रहा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अगेन एक केस और मिल रहा है यहाँ पे 7 पेंसिल यानी 7X प्लस 5 पेन्स 5Y, और यहाँ पर टोटल प्राइस हो जा रहा है ₹46। इसको भी जनरल फॉर्म एक्सप्रेस कर लेते हैं, ये हो गया 7X प्लस 5Y -46 इक्वल्स टू 0, और ये है हमारा सेकंड इक्वेशन। कॉलम्स तैयार कर लेंगे फॉर फर्स्ट इक्वेशन, और क्या है हमारा फर्स्ट इक्वेशन 5X प्लस 7Y -50 इक्वल्स टू 0। x हो गया और यहाँ पे हो गया y। अब जैसे y को हम x के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस करेंगे, इसको हम रोकते हैं यहीं पे, -50 इधर आके हो गया +50, 5x जो यहाँ पे ऐड हो रहा था यहाँ पे आगे होगा सब्ट्रैक्ट ये, और 7 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा था वो हो गया इधर आके डिवाइड, यानी फाइनली यहाँ पे y का वैल्यू कितना हो गया। एक चीज़ ध्यान देंगे यहाँ पे, जब 7 से डिवाइड करेंगे ना डिफरेंस वैल्यू को तो बड़ी ही प्रॉब्लम होगी, तो यहाँ पे समझदारी यही होगी कि हम x को y के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेस करें। उससे क्या बेनिफिट होगा देख लें यहाँ पे, तो ये हो गया 50 इधर आके हो गया +50, और जो 7y यहाँ पे ऐड हो रहा था इधर आके हो गया -7y, और 5 अब यहाँ पे बचा ना सिर्फ 5x, 5 जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो इधर आके कर दिया डिवाइड, यानी x को हम लिख सकते हैं 50 - 7y होल डिवाइडेड बाई 5। अब तो 5 से आराम से डिवाइड हो जाएगा, डेसिमल भी इजीली मिल जाएगा, लेकिन जो 7 से डिवाइड करते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकता है, वो पुट करते हैं वैल्यूज। अब अगर हम यहाँ पे सेकंड भी तैयार करते हैं, वैल्यूज खुद से पुट करेंगे, सब कुछ हमने तैयार कर दिया है फॉर इक्वेशन सेकंड। क्या है सेकंड इक्वेशन, ये हो गया 7x प्लस 5y -46 इक्वल्स टू 0। कॉलम इसके लिए भी तैयार कर लेंगे, जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे।
सारे उसी तरह क्वेश्चन से वीडियो का लेंथ इंक्रीज़ होगा और इस तरह से साइकोलॉजिकल बर्डन भी पड़ता है व्यूअर्स को ड्यूरेशन लंबा देखकर। तो यहाँ पे हम y को x के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस करेंगे क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल 5 है, तो इसको हम रोकते हैं यहीं पे। -46 इधर का हो गया +46, 7x इधर का हो गया -7x, 5 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई करें इधर कर देगा ये डिवाइड, यानी ये लिख सकते हैं हम y को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 46 - 7x होल डिवाइडेड बाई 5। वेल स्पूट के कोऑर्डिनेट्स तैयार कर लेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर भी लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट का एब्सोल्यूट ऑर्डिनेट ही हो जाएगा हमारा आंसर। जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा वो हो गया एक पेंसिल का कॉस्ट, और जो ऑर्डिनेट वैल्यू होगा वो y यानी एक पेन का कॉस्ट हो जाएगा। और अब क्वेश्चन नंबर 1 पे RS अग्रवाल से 1 to 10 सारे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, सारे इसी बेसिस पे हैं 1 to 10। ग्राफ प्लॉट करके उनके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, तो उससे पहले जरा हम कुछ टर्म समझ लेते हैं। ग्राफ और उनके सॉल्यूशंस में और लीनियर इक्वेशंस के कोएफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होते हैं। तो यहाँ पे हम रेशियोज़ के रिलेशन लिख देते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं नेचर ऑफ ग्राफ और थर्ड कॉलम में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ध्यान से समझ लेंगे इसको। जैसे हम रेशियोज निकालेंगे कोएफिशिएंट्स के जब, तो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2। इस केस में जो ग्राफ बनेंगे इन पेयर्स के लिए वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे, यानी एक पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट का ग्राफ बना था, सेकंड का भी वैसे ही बना था, इंटरसेक्टिंग ग्राफ बने थे। नंबर ऑफ सॉल्यूशन एक ही पॉइंट पे ना इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गया यहाँ पे 1, यानी ओनली 1 या फिर यूनिक सॉल्यूशन। फिर हो सकता है यहाँ पे a1/a2 इक्वल हो जाए b1/b2 को। ये a1 a2 b1 b2 क्या है, जो जनरल फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन के, तो ये होता है a1x प्लस b1y प्लस c1। ये सारे हमने इंट्रोडक्शन इन फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया है चैप्टर 3 के वीडियो में। और सेकेंड होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो ये पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स आ गए। तो अगर a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 होता है, फिर हम c1 c2 से चेक करेंगे। अगर c1/c2 से भी ये इक्वल हो जाता है, यानी तीनों ही रेशियोज इक्वल है, तो इस केस में जो ग्राफ के लाइंस होंगे वो कोइंसाइड होंगे, यानी दोनों ही लाइन एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए होंगे, यानी ये कोइंसाइड लाइंस होंगे। और यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट्स पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए यहाँ पे, इनफाइनाइट। अब हो सकता है यहाँ पे जब a1/a2 इक्वल हुआ था b1/b2 के, तो ऐसा जरूरी नहीं ये c1/c2 के भी इक्वल हो सकता है ये c1/c2 के इक्वल नहीं हो। तो अगर ऐसे केस आते हैं वहाँ पे, तो जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल होगा, और पैरेलल तो ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो गए यहाँ पे नो सॉल्यूशन, यानी 0 सॉल्यूशन। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ और समझ लें, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं किसी भी पेयर के, तो वैसे पेयर्स को, वैसे इक्वेशंस को हम कंसिस्टेंट इक्वेशंस कहते हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशंस कहते हैं। और जिनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते उनको हम इनकंसिस्टेंट पेयर्स कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, सॉल्यूशंस अगर एग्जिस्ट करते हैं 1 हो या फिर इनफाइनाइट हो, वो कंसिस्टेंट हो गए, और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते हैं वो इनकंसिस्टेंट हो गए। इसी बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। इस टेबल को नोटबुक में नोट करके सामने रख लें और यहाँ से रिलेट करते रहेंगे सॉल्यूशंस को। क्वेश्चन नंबर 2, on comparing the ratio of a1, a2, b1, b2 and c1, c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point, are parallel और coincident। तो तीनों के लिए हमने रेशियोज की रिलेशन अभी चेक किए थे इस टेबल में। जैसे फर्स्ट है यहाँ पे 5x माइनस 4y प्लस 8, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। और सेकेंड पेयर है यहाँ पे, इस पेयर का सेकेंड इक्वेशन 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0।
हमें क्या चेक करना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस चेक करना है इसके, सॉरी ग्राफ के जो लाइंस होंगे उनके बारे में चेक करना है, वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, पैरेलल होंगे या फिर कोइंसिडेंट होंगे। सॉल्यूशन पहले हम वैल्यूज नोट कर लेते हैं सारे। हियर A1 B1 C1, वैसे ही A2 B2 और C2 के वैल्यूज नोट करते हैं। A1 का वैल्यू 5, द वैल्यू ऑफ A2 इज 7, द वैल्यू ऑफ B1 इज -4, 6, 8 और C2 का वैल्यू हो गया -9, कॉमा दे के सेपरेट कर लेते हैं इनको। अब रेशियो चेक करते हैं। नाउ A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू, A1 वैल्यू हो गया 5/7, A2 वैल्यू हो गया 7, यानी हो गया ये 5/7। वैसे अब चेक कर लेते हैं B1 अपॉन B2, द वैल्यू ऑफ B1 इज -4 एंड द वैल्यू ऑफ B2 इज 6, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, यानी ये हो गया -2/3। दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है, यहाँ पे चार्ट में देख लेंगे। इफ़ A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगे। सिंस A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, देयरफॉर graphs will be intersecting। वैसे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब यहाँ पे चेक करते हैं 9x + 3y + 12 एंड 18x + 6y + 24। यहाँ से भी क्या करेंगे, वैल्यूज़ को नोट करके रेशियोज चेक कर लेंगे। जैसे एक और मैं सॉल्व कर देता हूँ इसमें से। फर्स्ट इक्वेशन है 9x + 3y + 12, 9x + 3y + 12 इक्वल्स टू 0, और दूसरा इक्वेशन है 18x + 6y + 24 इक्वल्स टू 0। यहाँ से वैल्यूज नोट कर लेते हैं सारे कोएफिशिएंट्स के। द वैल्यू ऑफ A1 इज 9, द वैल्यू ऑफ A2 18, B1 3, B2 6, 12 और ये हो गया 24, कॉमा से सेपरेट कर देते हैं यहाँ पे। अब A1 अपॉन A2 का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, यानी 9/18, 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा, ये हो गया 1/2। अब B1 अपॉन B2 चेक कर लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 3/6, ये भी हो गया 1/2। तो A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 इक्वल है, तो अब हमें थर्ड रेशियो भी चेक करना पड़ेगा C के लिए। C1 अपॉन C2 इक्वल्स टू, द वैल्यू ऑफ C1 इज 12 एंड द वैल्यू ऑफ C2 इज 24, ये भी 2 टाइम में एलिमिनेट हो गया 1/2। तीनों ही वैल्यू सेम हो गया, यानी ग्राफ कैसा होगा, कोइंसिडेंट होंगे। यहाँ पे सेकेंड रिलेशन कोइंसिडेंट लाइन्स होंगे। देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे पहले, सिंस A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, सारे के वैल्यूज कितने आ रहे थे, हाफ ऑफ आ रहे थे ना। देयरफॉर ग्राफ्स विल बी कोइंसिडेंट लाइन्स। वैसे एक और केस बचे हुए हैं, उसको चेक कर लेंगे वहाँ पे। थर्ड के लिए A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 अगर इक्वल हो जाते हैं तो C1 अपॉन C2 के लिए भी चेक कर लेंगे। अगर C1 अपॉन C2 इक्वल है तो कोइंसिडेंट लाइन्स होंगे, अगर नहीं होता है तो वो पैरेलल लाइन्स होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन बताइए, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अभी कुछ देर पहले हमने बताया कंसिस्टेंट यानी अगर सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं सॉल्यूशंस होंगे, इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन नहीं होंगे, नो सॉल्यूशन। तो रेशियोज चेक कर लेंगे वहाँ पे A1 A2 B1 B2 और C1 C2 के, और फिर उसको इस टेबल से मैच कर लेंगे।
अगर A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 आता है यानी 1 सॉल्यूशन होंगे, एक सॉल्यूशन आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है वहाँ पे। और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी आते हैं तभी वो कंसिस्टेंट हो गया। अगर सॉल्यूशन नहीं आता है यानी कंडीशन आता है A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2, इस केस में वो हो गया इनकंसिस्टेंट। तो हमें नहीं लगता है यहाँ पे कोई दिक्कत होगी, सारे वैल्यूज़ ही यहाँ पे है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following pairs of linear equation are consistent and inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. सेम वैसे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था, एक्सप्लेन किया था हमने, तो चेक कर लेंगे वहाँ पे कंसिस्टेंट अगर है ही, कंसिस्टेंट नहीं सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो ग्राफ से सॉल्यूशन निकालना हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा था। तो अब आ जाते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 5 में, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। और उसी बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 3 बेसिस पे आर एस अग्रवाल में 22 से 28 तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इसी क्वेश्चन नंबर 3 बेसिस पे, नोट कर लेंगे इसको भी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। पहले डायग्राम बनाते हैं एक रेक्टेंगल का, फिर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। सो हियर इज ए रेक्टेंगल ABCD, solution, let the length of rectangle equals to x and breadth of rectangle is equals to y। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को फिर से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी लेंथ है x, y लेंथ ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है, यानी ब्रेथ में हमने 4 ऐड कर दिया और इसको जनरल फॉर्म एक्सप्रेस कर लेते हैं। एक्स वाई इधर आके हो गया -y, 4 इधर आके हो गया -4 इक्वल्स टू 0, और ये रहा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। फिर सेकंड केस में एक हिंट और दे रहते हैं यहाँ पे, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। अगेन हाफ ऑफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ है x और ब्रेथ है यहाँ पे y, हाफ ऑफ द पेरीमीटर करते हैं ना, तो पेरीमीटर को हम 2 से डिवाइड कर दें, यानी हमने हाफ कर दिया और ये हाफ वैल्यू है कितना 36 मीटर। 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी अब हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल्स टू 36, यूनिट अभी नहीं कैरी करेंगे, जनरल फॉर्म में ये हो गया x प्लस वाई माइनस 36 इक्वल्स टू 0, और ये रहा हमारा सेकेंड इक्वेशन। फिर कोऑर्डिनेट्स कॉलम तैयार कर लेंगे, वहाँ पे ग्राफ जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा एब्सा वैल्यू हो जाएगा इसका लेंथ और ऑर्डिनेट वैल्यू हो जाएगा उस पॉइंट का ब्रेथ। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज। फर्स्ट केस में क्या है इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगे, सेकंड में पैरेलल लाइन्स होंगे, और थर्ड में क्या है कोइंसिडेंट लाइन्स होंगे। समझे इसको। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट केस पहले देख लेते हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन उसको नोट कर लेते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइन्स के लिए तो मान लेते हैं जो अनदर लीनियर इक्वेशन होगा, लेट अनदर लीनियर इक्वेशन in 2 variable is a2x plus b2y plus c2 equals to 0। अब यहाँ पे कह रहे हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स, सिंस फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या कंडीशन है इंटरसेक्टिंग लाइन्स के लिए, a1/a2 दैट शुड बी नॉट इक्वल्स टू b1/b2
यानी a1 अपॉन a2, a1 के वैल्यू कितना है यहाँ पे 2, a2 नहीं पता, a2 को वैसे रहने देते हैं, नॉट इक्वल्स टू b1 का वैल्यू दैट इज़ 3 और b2 का वैल्यू नहीं पता, b2 ही रहने देते हैं, यानी ये दोनों रेशियोज इक्वल नहीं होने चाहिए। तो देयरफॉर अगर हम यहाँ पे a2 का वैल्यू पुट कर लेते हैं 3 और b2 का वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे सपोज 2, तो ये कितना हो गया 2/3 हो गया 3 पुट करके, और ये हो गया 3/2, और ये दोनों ही इक्वल नहीं है। तो ये चीज़ बस ध्यान रखना है यहाँ पे ये इक्वल नहीं हो, बहुत सारे नंबर्स वहाँ पे हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, इसके भी हो सकता है आंसर आंसर से मैच नहीं करें। देयरफॉर a is equals to a2 is equals to 3 and b2 is equals to 2 satisfy this condition, therefore the required linear equation in two variables is मानते हैं यहाँ पे a2 वैल्यू कितना है 3, यानी ये हो गया 3x प्लस b2y 2y प्लस c हम कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब ये इक्वल है ही नहीं, c इक्वल हो नहीं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 5 0, या फिर नहीं भी लिख सकते हैं इक्वल्स टू 0, ये हो गया हमारा आंसर। सेकंड केस में क्या रहता है पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन है, फॉर पैरेलल लाइंस a1/a2 ये इक्वल हो जाएगा b1/b2 के, और ये इक्वल नहीं होगा c1/c2 के, यानी c1 वैल्यू यहाँ पे हो गया -8 डिवाइडेड बाई c2 नहीं पता। देयरफॉर अब हमें यहाँ पे रेशियो सेम करने हैं ना, तो a2 का वैल्यू हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे, सपोज अगर हमने यहाँ पे 4 लिखा है ना, तो 4 लिखिए कितना हो गया 2/4 यानी 1/2 आ रहा है, तो वैसे यहाँ पे 1/2, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें b2 का वैल्यू 6 लेना पड़ेगा, b2 इक्वल्स टू 6। अब हम यहाँ पे -16 छोड़ के कोई भी नंबर ले सकते हैं, c2 का वैल्यू एक्सेप्ट -16, क्योंकि -16 पुट करने पे क्या होगा, यह भी हाफ हो जाएगा ना यहाँ पे रेशियो, -16 छोड़ के कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया -15 हो गया। तो ये जो कंडीशन है ये वैल्यू सेटिस्फाई करती है इस कंडीशन को, सेटिस्फाई दिस कंडीशन, देयरफॉर द रिक्वायर्ड पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इज a2 का वैल्यू कितना हो गया 4, b2 का वैल्यू 6 है, और ये हो गया -15 इक्वल्स टू 0। आ जाते हैं थर्ड केस पे, कोइंसिडेंट लाइंस होने चाहिए, तो कोइंसिडेंट के लिए क्या होना चाहिए a1/a2 ये इक्वल होगा b1/b2 के, और ये भी इक्वल होगा c1/c2 के, पुट करते हैं वैल्यूज़ को, तो -8 होगा ही, यानी कोइंसिडेंट लाइंस के लिए। तो रेशियोज हमें सेम चाहिए ना, सपोज अगर हम यहाँ पे ये भी लिख सकते थे 4 6 कुछ लिख सकते हैं, तो अगर हम यहाँ पे सपोज अब लेते हैं 6, यानी कितना हो गया 2/6 यानी 1/3, तो यहाँ पे भी रेशियो 1/3 आना चाहिए था, तो b के वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं 9, वैसे ही नीचे यहाँ पे कितना हो जाएगा -24, इनफाइनाइट वैल्यूज वहाँ पे हो जाएंगे, बस कंडीशन ये कि सारे के रेशियो सेम आने चाहिए, सेटिस्फाई दिस कंडीशन, देयरफॉर रिक्वायर्ड पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज a2 का वैल्यू कितना हो गया, हमने माना था ना a2x यानी 6x प्लस b2y, b2 का वैल्यू हो गया यहाँ पे 9y प्लस c2 का वैल्यू -24, यानी ये हो गया 6x प्लस 9y -24 इक्वल्स टू 0, ये हो गया हमारा आंसर। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये एग्जाम में पूछे जाता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे यहाँ पे। और जब हम ये क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे ना, तो RS अग्रवाल के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 21 तक के सॉल्यूशंस हो जाएंगे इसी बेसिस पे।
11 से 21 तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 के ही फॉर्मेट पे। तो देखिए क्वेश्चन क्या करें, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन यहाँ पे दोनों दिए हुए हैं, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। देख लें इसका सॉल्यूशन। So what is the first equation? This is the solution of question number 7. Solution. The first equation is x minus y plus 1 equals to 0. X minus y plus 1 equals to 0. सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे क्या दिए हुए 3x plus 2y minus 12 इक्वल्स टू 0। ऑलरेडी ये जनरल फॉर्म में है, ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट और ये रहा इक्वेशन सेकेंड। पहले ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं इनके लिए, तो उसके लिए कॉलम चाहिए। तो फॉर इक्वेशन फर्स्ट, क्या है इक्वेशन फर्स्ट हमारा x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। फिर एक और कॉलम हम तैयार करेंगे इक्वेशन सेकेंड के लिए, फॉर इक्वेशन सेकेंड दैट इज 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम 4 कॉलम्स बनाएंगे। फर्स्ट वाला कॉलम थोड़ा सा वाइड रखते हैं और बाकी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 1 2 एंड 3। सो यहाँ पे हो गया x का वैल्यू, नीचे हो गया y x और यहाँ पे हो गया y। तो अगर y को हम x के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस करना चाहें तो कितना हो जाएगा, माइनस वाई इधर हो गया प्लस y ना, यानी इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1। वैसे ही यहाँ पे अगर y को हम एक्सप्रेस करना चाहें x के रिस्पेक्ट में तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 12 इधर के हो गया प्लस 12, 3x इधर के हो गया माइनस 3x, और 2 जो y के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है वो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। वैल्यूज पुट करते हैं अब यहाँ पे बारी बारी से। तो x का वैल्यू अगर हम लेते हैं यहाँ पे 1, y का वैल्यू कितना हो गया 1 प्लस 1 दैट इज़ 2। अगर हमने यहाँ पे लिया 2 तो 2 प्लस 1 दैट इज़ फर्स्ट टू 3। अगर हमने यहाँ पे लिया 3 तो 3 प्लस 1 y का वैल्यू हो गया 4। अब हम यहाँ पे अगर पुट करते हैं x का वैल्यू अगर हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे 1 2 पुट करते हैं, 2 पुट करेंगे तो ये हो गया 3 2 6, 12 माइनस 6 बचा 6, 2 से डिवाइड करके ये हो गया 3। अब अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं x का वैल्यू, सपोज अगर 3 तो कितना हो गया, ये 3 3 9 हो गया, 12 माइनस 9 बचा 3, 3 का हाफ कितना हो गया 1.5। अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं सपोज 0 तो ये कितना हो गया 3 0 0, 12 का हाफ 6। तो कोऑर्डिनेट्स हमारे तैयार हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ में पेन से प्लॉट कर रहा हूँ ताकि वो क्लियरली विजिबल हो। आप लोग सारे पेंसिल से ही प्लॉट करेंगे वहाँ पे स्कूल के कॉपी में या फिर एग्जाम्स में।
ये हो गया हमारा ज़ीरो का है या फिर ओरिजिन का है एक्स डैश ओ एक्स एक्सिस, और ये हो गया वाई एक्सिस हमारा यानी वाई ओ वाई डैश। फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा 1 2, नंबरिंग कर देते हैं यहाँ पे 1 यूनिट ले लेते हैं 1 BD को 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -1 -2 -3 -4, इस साइड भी -1 -2 -3 -4 -5। सो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है यहाँ पे हमारा 1 2 1 2 ये रहा, अभी कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखेंगे 2 3 2 3 यहाँ पे, फिर है 3 4 3 एक्सिस का वैल्यू 4 हो गया कोऑर्डिनेट वैल्यू। लाइंस को हमने पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया और एक्सटेंड कर देंगे इसको पूरे ग्राफ पेपर पे, और किसी एक एंड पे इक्वेशन लिख देंगे। यहाँ पे लिख देते हैं ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए नहीं, x - y + 1 = 0 के लिए। अब सेकंड 2 3 2 और 3 यहीं पे आ रहा है, ठीक है। फिर है 3 1.5 3 ये रहा, 1.5 यहाँ पे मिला। अब हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट सारे के लिख सकते हैं 3 1.5, इसका कोऑर्डिनेट था 3 4, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2 3, और फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट था यहाँ पे 1 2, और यहाँ पे लास्ट कोऑर्डिनेट बचा हुआ 0 6, तो 0 ये हो गया, और 6 क्या रहता है 6 यहाँ पे आ गया 0, 6 ज्वाइन कर दें इन तीनों पॉइंट्स को। एक्सटेंड भी कर देंगे पूरे ग्राफ पेपर पे, दोनों तरफ एरो साइन, और यहाँ पे किसी एक एंड पे इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन था ना ये 3x + 2y -12 = 0 के लिए। अब एक बार आ जाते हैं फिर से क्वेश्चन पे, ध्यान से देखो क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइंस एंड एक्स एक्सिस। इसको जूम इन करता हूँ, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना है, ये जो लाइंस जहाँ पे इंटरसेक्ट की हैं वहाँ, और एक्स एक्सिस से ट्रायंगल तो वाई एक्सिस से भी बन रहा है मिलके, जैसे देख ले ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया सपोज बी, और यहाँ पे हो गया सी, ये रहा हमारा ट्रायंगल ABC। अगर y से कहा था तो A ये हो गया, B और C ये हो गया, लेकिन क्वेश्चन में करें पॉइंट्स जो इंटरसेक्ट करें और x एक्सिस से जो ट्रायंगल बन रहा है उनके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, यानी वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर A B एंड C। A का कोऑर्डिनेट ध्यान यहाँ पे 2 3, फिर द कोऑर्डिनेट ऑफ B यहाँ पे B का कोऑर्डिनेट -1 0, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ C के कोऑर्डिनेट्स ये है 4 और 0 हो गया। फिर कहते हैं शेड द रीज़न, तो रीज़न को हम ये सारे ही काम पेंसिल से करेंगे, अच्छे से इसको शेड कर देंगे ट्रायंगुलर रीज़न को, हो गया ख़त्म। अगर क्वेश्चन में कहा था वाई एक्सिस और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच में जो ट्रायंगल बन रहा है तो ये वाला ट्रायंगल हो जाता है, यहाँ पे है एक वर्टेक्स दूसरा और ये हो गया तीसरा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।